कल्पना कीजिए, आप राक्षसों, जादू और प्रलयकारी युद्ध से भरे एक पूरे आयाम में सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, और आपकी जीवित रहने की रणनीति है खेती। कोई पौराणिक तलवारबाजी नहीं, कोई दिव्य वरदान नहीं, कोई छिपा हुआ रक्तवंश नहीं जो ठीक संकट की घड़ी में जाग उठे। बस फसलें, मिट्टी में बीज, पानी देने का समय। एक आदमी अकेला एक ऐसी मीनार की तलहटी में जहां के प्राणी उसे एक विचार से मिटा सकते हैं, और वह चेरी टमाटर बो रहा है। मनहवा का नाम है सोलो फॉर्मिंग इन द टावर। कोरियाई शीर्षक एन्ना होंजा तबेसियो नोंगसा, और यह जितनी दिलचस्प है उसका कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि सेजुन पार्क एक सामान्य, शक्तिहीन, बिल्कुल साधारण नौजवान अस्तित्व की सबसे खतरनाक संरचना में जा गिरता है। एक छिपे क्षेत्र में फंस जाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, और अपनी इस दशा का जवाब वीरतापूर्ण संकल्प या युद्ध प्रशिक्षण से नहीं देता, बल्कि उस शांत, जिद्दी व्यावहारिकता से देता है जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो बस खाली पेट मरने से इनकार करता है। यह आज चलने वाली सबसे अप्रत्याशित रूप से शानदार मनहवाओं में से एक है, और मुझे आपको बताना है क्यों। मनहवा रिकैप वोल्ट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ सच में अलग देख रहे हैं। एक कहानी जो सिद्ध करती है कि असाधारण तनाव बनाने के लिए युद्ध जरूरी नहीं, और गहरी संतोषजनक परिणति देने के लिए महाशक्तिशाली नायक जरूरी नहीं। अगर आपने कभी ऐसी मनहवा चाही है जो एक अस्तित्वगत संकट के चारों ओर लिपटे गर्म कंबल जैसी हो, यही है वह। सेजुन पार्क की स्थिति समझने के लिए पहले ब्लैक टावर को समझिए। इस दुनिया में मीनारें प्रकट हुईं, विशाल अलौकिक संरचनाएं जो वास्तविकता को चीर कर निकलीं, राक्षसों, खजानों और मानवीय समझ से परे शक्ति से भरे आयामों के द्वार। शिकारी इन मीनारों में मंजिलें पार करने, शक्ति पाने और भीतर के प्राणियों से मानवता की रक्षा करने जाते। मीनारें वह धुरी बन गईं जिसके चारों ओर सभ्यता ने खुद को फिर से गढ़ा। सरकारें, अर्थव्यवस्थाएं, समूचे सामाजिक ढांचे, सब इस एक प्रश्न से बदले, कौन मीनार में जीवित रह सकता है और कौन नहीं। ब्लैक टावर इन्हीं संरचनाओं में से एक है। ये विशाल है, ये प्राचीन है, और ये किसी भी उचित आकलन से घातक है। हर मंजिल में पारिस्थितिक तंत्र, प्राणी और चुनौतियां हैं जो ऊपर जाते जाते और खतरनाक होती जाती हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारी ब्लैक टावर में संगठित दलों में उपकरण, रसद, आकस्मिक योजनाओं और निकासी प्रोटोकॉल के साथ प्रवेश करते हैं। सेजुन पार्क इन शिकारियों में से नहीं है। वह ताकतवर नहीं है, उसके पास कोई युद्ध क्षमता नहीं, न कोई जादुई आत्मीयता, न जागृत कौशल, न कोई सुप्त संभावना। वह इस दुनिया के हर मायने में साधारण है। वह किस्म का इंसान जो किसी भी उचित परिस्थिति में मीनार के भीतर पांव न रखे, और फिर भी घटनाओं की एक श्रृंखला से जो आधी दुर्भाग्यपूर्ण और आधी बेतुकी है, सेजुन खुद को ब्लैक टावर के भीतर पाता है। किसी साफ की हुई मंजिल पर नहीं, किसी सुरक्षित क्षेत्र में नहीं। वह आरंभिक मंजिलों में से एक के छिपे क्षेत्र में गिरता है, एक ऐसी जगह जो सील है, भुला दी गई है, मुख्य रास्तों से कट चुकी है। वह अकेला है, पूरी तरह कुचल देने वाला अकेला। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, बचाव मांगने का कोई तरीका नहीं, न हथियार, न रसद, न ऐसा कौशल जो उसे लड़ते हुए बाहर निकाल सके। जो उसके पास है वह है मिट्टी, छिपा क्षेत्र। व्यावहारिक रूप से मिट्टी वाली एक गुफा है, पानी है, ऊपर से छनकर आती रोशनी है, पौधे उगाने के लिए पर्याप्त। और सेजुन पार्क, जिसने अपनी साधारण जिंदगी में साधारण काम किए, इत्तेफाक से इतना जानता है कि तुरंत मरे नहीं, तो वह खेती करता है। किसी महान रणनीति के तहत नहीं, किसी सोची समझी जीवन योजना के तहत नहीं। वह खेती इसलिए करता है क्योंकि यही एक चीज है जो वह कर सकता है। विकल्प है भूख से मरना, और सेजुन उस तरह का इंसान नहीं जो विकल्प स्वीकार करे। वह उस जिद से जिद्दी है जिस जिद से साधारण लोग होते हैं, नाटकीय नहीं, वीर नहीं, बस चुपचाप लगातार हार न मानने वाला। वह बीज ढूंढता है, जमीन साफ करता है, बोता है, पानी देता है, प्रतीक्षा करता है, और जब पहले हरे अंकुर मिट्टी से बाहर निकलते हैं, कुछ बदल जाता है, दुनिया में नहीं, सेजुन के भीतर। क्योंकि अब उसके पास एक काम है, एक उद्देश्य। अब हर दिन का ढांचा है, फसलों की देखभाल, पानी जांचना, अंकुरों की रक्षा, अगली फसल की योजना। यह सांसारिक है, दोहराव भरा है, और फिर भी
हर अपेक्षा के विपरीत गहराई से बांधता है, क्योंकि उत्तरजीविता की कहानियां तब सबसे अच्छी लगती हैं जब वे सब कुछ छीनकर एक मूल प्रश्न छोड़ती हैं। आप सच में क्या करेंगे? सिस्टम के साथ नहीं, छिपी शक्तियों के साथ नहीं, बस अपने हाथों और धरती के साथ। सेजुन खेती करता है और खेती अच्छी होती है। यही सोलो फॉर्मिंग इन द टावर्स वह चाल दिखाती है जो वह अपने आरामदायक आधार के पीछे छिपा रही थी। सेजुन ब्लैक टावर में अकेला नहीं है। यहां असाधारण शक्ति वाले प्राणी रहते हैं, सदियों से इन दीवारों के भीतर अस्तित्व रखने वाले, ऐसी क्षमताओं वाले जिनके आगे सबसे ताकतवर मानव शिकारी बौने हैं। और इनमें से कई प्राणी सेजुन को देखने लगते हैं, खतरे की वजह से नहीं, छिपी शक्ति की वजह से नहीं। वे उसे इसलिए देखते हैं क्योंकि वह भोजन उगा रहा है। पहला बड़ा संपर्क जहरीली मधुमक्खियों के झुंड से है। खतरनाक, क्षेत्रीय, मानवीय मामलों में बिल्कुल रुचि न रखने वाले प्राणी। पर सेजुन की फसलें मधुरस पैदा करती हैं, और ये मधुमक्खियां चाहे जितनी शक्तिशाली हों, वह मधुरस चाहती हैं। एक झिझकता लेन देन वाला रिश्ता बनता है। सेजुन फूल और फसलें देता है, मधुमक्खियां शहद देती हैं। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं करते, दोनों को लाभ होता है। यही पहला धागा है उस केंद्रीय तंत्र का जो पूरी कहानी बनेगा। सेजुन की वह क्षमता जो वह मीनार के प्राणियों से शक्ति या प्रभुत्व से नहीं, बल्कि उपयोगिता से रिश्ते बनाता है। वह चीजें उगाता है। शक्तिशाली प्राणी वे चीजें चाहते हैं, और सेजुन उस शांत व्यावसायिक बुद्धि से जो मांग आपूर्ति समझती है, जो उसके पास है, उसका लाभ उठाता है। फिर एलिन ब्रिटानिया आती है। एलिन एक ड्रैगन है, खासकर वह एक युवा ड्रैगन है जो टावर प्रशासक के रूप में काम करती है। ब्लैक टावर की कुछ आंतरिक प्रणालियों का प्रबंधन जिम्मेदारी। वह शक्तिशाली है, गर्वीली है और अपने काम में बिल्कुल बेकार है, उस तरह जैसे केवल कोई एक साथ अति योग्य और अनुभवहीन व्यक्ति हो सकता है। वह टावर की निगरानी प्रणालियों से सेजुन को खोजती है और इस अजीब इंसान पर मोहित हो जाती है जो एक सील क्षेत्र में खेती कर रहा है जहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। उनका रिश्ता इस मनहवा की सबसे प्यारी चीजों में से है। एलिन शारीरिक रूप से सेजुन तक नहीं पहुंच सकती। वह टावर की प्रणालियों से बातचीत करती है, क्वेस्ट देती है, जानकारी देती है, कभी-कभी प्रशासनिक रास्तों से चीजें और बीज भेजती है जिनमें उसे शायद नहीं घुसना चाहिए। वह दबंग है, मांगों भरी है, भावनात्मक रूप से अस्थिर है और सेजुन के लिए गहरा, पारदर्शी स्नेह रखती है जिसे मानने से वह मरना पसंद करेगी। वह अपनी चिंता को शाही मांगों और प्रशासनिक औपचारिकता के पीछे छिपाती है, और यह असीम रूप से प्यारा है। पर सच में परिवर्तनकारी आगमन, वह पात्र जो इस कहानी को आकर्षक से सच में विशेष बनाता है, फेनरिर है। हाँ, वही फेनरिर। इस दुनिया की पौराणिक कथाओं में फेनरिर एक प्रलय श्रेणी का प्राणी है, दुनिया खत्म कर देने वाली शक्ति सील किया हुआ, क्योंकि उसकी पूरी ताकत वास्तविकता को बिखेर सकती है। फेनरिर किंवदंती है, फेनरिर आतंक है, और फेनरिर फिलहाल एक पिल्ला है, शक्तिविहीन, सिकुड़ा हुआ, एक नन्ही, रोएदार, बेतुकी प्यारी रोयों की गेंद में बदल गया। फेनरिर सेजुन से छिपे क्षेत्र में मिलता है और एक खोज करता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। सेजुन की फसलें साधारण फसलें नहीं हैं। छिपे क्षेत्र की कोई बात, सेजुन की लगातार खेती की कोई बात, इस सील जगह की अनूठी परिस्थितियों ने ऐसा भोजन पैदा किया है जिसमें असाधारण गुण हैं। ऐसा भोजन जो शक्ति लौटा सकता है, जो चंगा कर सकता है, जो सच कहें तो अविश्वसनीय स्वादिष्ट है। फेनरिर यह भोजन चाहता है। फेनरिर को इस भोजन की जरूरत है। और सेजुन, जो पूरी तरह नहीं समझता कि फेनरिर क्या है, पर बिल्कुल समझता है कि यह छोटा प्राणी उसे बिना मेहनत के मिटा सकता है, वही करता है जो वह हमेशा करता है। वह सौदेबाजी करता है। परिणाम है एक ऐसी व्यवस्था जो एक साथ सुरक्षा अनुबंध है, व्यापारिक सौदा है और एक अप्रत्याशित दोस्ती की शुरुआत है। फेनरिर रुकता है। फेनरिर सेजुन का खाना खाता है। फेनरिर लगभग अनिच्छा से सुरक्षा देता है, क्योंकि भोजन स्रोत की रक्षा बस तार्किक है और कोई गहरा भावनात्मक लगाव पूरी तरह संयोग है और उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। यह सिलसिला दोहराता है बार बार। पौराणिक प्राणी, शक्तिशाली आत्माएं, प्राचीन सत्ताएं, वे सेजुन के छिपे खेत तक पहुंच जाते हैं, उसकी फसलों के गुणों से खिंचे चले आते हैं, और हर एक
भूख, जिज्ञासा और सेजुन की जिद्दी मेहमान नवाजी के अकथनीय खिंचाव से रुक जाता है। कमजोर, शक्तिहीन इंसान एक घर बसा लेता है, युद्ध से नहीं, पकाने, खेती करने और प्रलयकारी सत्ताओं को मेहमानों की तरह खिलाने के क्रांतिकारी कार्य से। सोलो फॉर्मिंग इन द टावर को संरचनात्मक रूप से शानदार बनाता है कि यह अपनी मूल पहचान छोड़े बिना कैसे बढ़ती है। यह खेती की कहानी है, बनी रहती है, पर खेत सच में चौंकाने वाले ढंग से बढ़ता है। सेजुन की फसलें और शक्तिशाली गुण विकसित करती हैं। चेरी टमाटर जो शक्ति लौट आए, शकरकंद जो जादुई प्रतिरोध बढ़ाए, फसलें जो शिकारियों के हाथ में एस रैंक उपभोग्य वस्तुओं में गिनी जाती अमूल्य, और सेजुन अपने छिपे क्षेत्र में फंसा, बाजार नीलामी से कटा, उन्हें बोरों में उगा रहा है। टावर की अर्थव्यवस्था उसके चारों ओर मुड़ने लगती है। दूसरी मंजिलों के निवासी, प्राणी, आत्माएं, छोटे देवता सेजुन के खेत को मंजिल मानने लगते हैं। व्यापार मार्ग बनते हैं, मांगें आती हैं। एलीन अपनी प्रशासनिक पहुंच से ऐसे लेन देन कराने लगती है जो तकनीकी रूप से कई टावर नियमों का उल्लंघन करते हैं, पर ऐसे परिणाम देते हैं जिन्हें बंद करना नुकसान का सौदा होगा। सेजुन बिना कभी चाहे पूरे ब्लैक टावर का सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक बन जाता है। इस हिस्से का हास्य अद्भुत है। सेजुन हर मुलाकात को उसी व्यावहारिक ऊर्जा से देखता है, चाहे वह किसी प्राचीन आत्मा से फसल के दाम तय कर रहा हो या फेनरीर से इस बात पर बहस कर रहा हो कि फसल काटने से पहले खाना क्यों चुराया। उसकी स्थिति की बेतुकाहट कभी उसकी प्रतिक्रियाओं की ईमानदारी पर हावी नहीं होती। उसे अजीब नहीं लगता कि एक शक्तिविहीन भेड़िया देवता उसकी सब्जी की क्यारी में सो रहा है। उसे यह असुविधाजनक लगता है क्योंकि फेनरीर अंकुर कुचल रहा है, पर गर्माहट के नीचे असली दांव जमा होते हैं। छिपे क्षेत्र की सील स्थायी नहीं है। बाहरी ताकतें, मानवीय और अन्य, जान रही हैं कि ब्लैक टावर में कुछ असामान्य हो रहा है। सेजुन की फसलों में ऐसे गुण हैं जिन पर नियंत्रण के लिए शक्तिशाली संगठन मार काट करेंगे। वर्षों मीनार मंजिलें पीसने वाले शिकारी कुछ भी देंगे ऐसी चीजों के लिए जो सेजुन रोजमर्रा की तरह उगाता है। और सेजुन खुद बदल रहा है, युद्ध प्रशिक्षण या शक्ति अर्जन से नहीं, कुछ और सूक्ष्म से। टावर का सिस्टम उसकी खेती को पहचानता है, उसे कृषि कौशल देता है, चमकदार युद्ध क्षमताएं नहीं, उसकी कृषि तकनीकों में गहरे व्यावहारिक सुधार, बेहतर मिट्टी विश्लेषण, तेज विकास चक्र, बोने से पहले बीज गुण पहचानने की क्षमता। ऐसे कौशल जो लड़ाई में बेकार हैं पर खेत में विनाशकारी। वह अपनी विशिष्ट सीमा में सच में असाधारण बन रहा है। बड़ा शिकारी नहीं, बड़ा योद्धा नहीं, एक महान किसान। और खाने वालों से भरी मीनार में यह भेद किसी तलवार से ज्यादा भारी है। पौराणिक प्राणी जो अब उसके खेत पर बसते हैं, फेनरीर और बाकी जो कहानी आगे बढ़ने पर आते हैं, वह सुरक्षा देते हैं जो सेजुन खुद नहीं दे सकता। वे उसकी दीवारें हैं, उसकी सेना, उसका भय स्तंभ। इसलिए नहीं कि वह उन्हें आज्ञा देता है, इसलिए कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से तय किया है कि खेत की रक्षा उनके अपने हित में है। भोजन बहुत अच्छा है, संगति बहुत आरामदायक है। वह अजीब, जिद्दी इंसान जो दुनिया नाशक सत्ताओं से वैसी ही साधारण मेहमान नवाजी करता है जैसी किसी पड़ोसी से, वह जिंदा रखने योग्य है। यह एक मिले हुए परिवार की कहानी है जो खेती सिमुलेटर के भेस में है, जो टावर फैंटेसी के भेस में है, और हर परत काम करती है। मनहवा का परिदृश्य शक्ति कल्पनाओं से भरा है। नायक जो दिव्य क्षमताएं जगाते हैं, पौराणिक सिस्टम पाते हैं, भविष्य के पूरे ज्ञान के साथ पुनर्जन्म लेते हैं और हर चुनौती पर हावी हो जाते हैं। उन कहानियों की अपनी जगह है। मैं इस चैनल पर उन्हें नियमित रूप से कवर करता हूं और उनका आनंद लेता हूं। पर सोलो फॉर्मिंग इन द टावर एक ऐसी जगह में है जिसमें लगभग कोई नहीं है। यह एक प्रश्न पूछती है जो विधा शायद ही पूछती है। क्या होगा अगर नायक की सबसे बड़ी ताकत युद्ध क्षमता न हो, बल्कि वह काम करने की तैयारी हो जो किसी और को करने योग्य नहीं लगता? सेजुन खेती करता है क्योंकि कोई और नहीं करेगा। ब्लैक टावर के शक्तिशाली प्राणी कृषि को अपने से नीचे मानते हैं। शिकारी मंजिलें पार करते हुए युद्ध, खजाने और स्तर वृद्धि की तलाश में हैं। वे बीज बोने नहीं रुकते। पूरा टावर ढांचा
इस मान्यता पर है कि शक्ति लड़ाई से बहती है। सेजुन का अस्तित्व इस मान्यता को झुठलाता है और कहानी को अपार संतोष मिलता है यह देखने में कि कैसे टावर की सबसे शक्तिशाली सत्ताएं धीरे धीरे अनिच्छा से, कभी हास्यपूर्ण ढंग से यह स्वीकार करती है कि इस साधारण इंसान ने वह बनाया है जिसे उनमें से कोई दोहरा नहीं सकता। स्वर नियंत्रण उल्लेखनीय है। यह एक कहानी है जिसमें प्रलय श्रेणी के प्राणी, ब्रह्मांडीय शक्ति तंत्र और असली खतरा है, और फिर भी यह लगातार आरामदायक लगती है। इसलिए नहीं कि वह दांव से बचती है, बल्कि इसलिए कि सेजुन का भावनात्मक केंद्र थमा रहता है। वह फसलों की चिंता करता है, मौसम पर परेशान होता है, दिनचर्या बनाए रखता है, पानी देने का समय, फसल का समय, भोजन की तैयारी, जो कहानी को घरेलूपन में बांधे रखती है, चाहे संदर्भ कितना भी असाधारण होता जाए। हास्य सूखा है और पात्र केंद्रित। फेनरीर का यह क्रोधित इनकार कि उसे लगाव है, जबकि शारीरिक रूप से खेत छोड़ने से इनकार। एलिन की पारदर्शी कोशिशें कि वह सेजुन की मदद करे, जबकि प्रशासनिक तटस्थता का दिखावा बनाए रखे। पौराणिक प्राणियों का जुलूस जो एक मानव किसान को डराने आते हैं और अंत में ऐसा भोजन खाते मिलते हैं जिसे छोड़ नहीं पाते। मूल उपन्यास एसडीसी कैनाइट द्वारा 723 पूर्ण अध्याय विश्व निर्माण की वह गहराई देता है जिससे मनहवा रूपांतरण उदारता से खींचता है। टावर की पारिस्थितिकी, आर्थिक तंत्र, मंजिल संरक्षकों और प्रशासकों के बीच राजनीतिक गतिशीलता, सब विकसित और आंतरिक रूप से सुसंगत लगता है। यह एक नायक के शक्तिचाप की सेवा के लिए बनी दुनिया नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से मौजूद है और सेजुन ने बस वह जगह खोज ली है जिसके बारे में किसी और ने सोचा नहीं था। और रूपांतरण की गुणवत्ता असाधारण है। लिम ह्योंग का रूपांतरण उपन्यास की गति और हास्य को संरक्षित करता है, जबकि ली हाक्यूंग की कला खेत को उस गर्माहट और विस्तार से जीवित करती है कि हर फसल कमाई हुई लगती है। पात्र डिजाइन विशिष्ट हैं। सेजुन साधारण दिखता है क्योंकि वह साधारण है, और उसकी अनाकर्षक उपस्थिति और चारों ओर के पौराणिक प्राणियों का विरोधाभास एक दृश्य चुटकुला है जो कभी मजेदार होना बंद नहीं करता। पहले सीजन के 100 अध्यायों में कहानी ने उपन्यास की सतह को मुश्किल से छुआ है। खेत बढ़ेगा, प्राणी और जुटेंगे, बाहरी दुनिया दरवाजा खटखटाएगी, और सेजुन पार्क, जिसने आयामी कैद का जवाब चेरी टमाटर बोकर दिया, ऐसी चुनौतियों का सामना करेगा जो परखेंगी कि क्या कृषि और मेहमान नवाजी उन ताकतों के सामने खड़ी रह सकती हैं जो मानती हैं कि केवल हिंसा सम्मान योग्य है। आज मैंने जो कवर किया वह नीम है। छिपा क्षेत्र, पहली फसलें, फेनरीर और एलिन से शुरुआती रिश्ते, एक ऐसे खेत की स्थापना जो बढ़ते शक्तिशाली निवासियों को आकर्षित करता है। पर यहां से जो कहानी बनती है वह बहुत बड़ी है। छिपे क्षेत्र की सील स्थायी नहीं, और सेजुन का एकांत हमेशा नहीं रहेगा। जब बाहरी दुनिया जानेगी उसने क्या बनाया है, जब शिकारी, सरकारें और टावर संगठन जानेंगे कि एक अकेला मानव किसान ऐसी फसलें पैदा कर रहा है जो सबसे शक्तिशाली उपभोग्य वस्तुओं से टक्कर ले, खेत के चारों ओर का आरामदायक बुलबुला अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करेगा। उपन्यास 700 से ज्यादा अध्यायों तक चलता है। खेत ऐसी चीज बन जाता है जो पूरे टावर तंत्र को प्रभावित करती है। गठबंधन बनते हैं, शत्रु उभरते हैं। यह प्रश्न कि भोजन आपूर्ति किसके हाथ है, हर सभ्यता की तरह यह प्रश्न बन जाता है कि सब कुछ किसके हाथ है। और इसके केंद्र में सेजुन पार्क वही करता रहता है जो हमेशा करता आया है। वह जागता है, फसलें देखता है, प्रलय भेड़िए को खिलाता है, ड्रैगन प्रशासक से बहस करता है और खेती करता है, क्योंकि वही वह है और यही पर्याप्त से ज्यादा है। बिस सोलो फॉर्मिंग इन द टावर वेबटून पर अंग्रेजी में उपलब्ध है। नए अध्याय हर सप्ताह आते हैं। कोरियाई मूल अप्रैल 2023 से नावर वेबटून पर चल रहा है। एसडीसी कैनाइट का स्रोत उपन्यास शीर्षक ना होंजा तबेसेयो नोंगसा 723 अध्यायों तक चला और पूर्ण है, यानी मनहवा के पास वर्षों की सामग्री बाकी है। अगर आप युद्ध केंद्रित शक्ति कल्पनाओं से थक चुके हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो सिद्ध करे कि एक आदमी, मिट्टी का एक टुकड़ा और एक प्रलय पिल्ले के चारों ओर विधा की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक बनाई जा सकती है, यही है आपकी मनहवा। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया, टिप्पणियों में बताइए। मनहवा रिकैप वर्ल्ड हर सप्ताह विधा की सबसे आकर्षक कहानियां वो लाता है।
सब्सक्राइब कीजिए अगर अगले एपिसोड के लिए यहां रहना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।